अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका उर्दू का लेक्चर है। आज नेक्स्ट लेसन यूनिट जो हमने शुरू करना है उसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले डायरी नोट डाउन कर लें। रीडिंग है गांव अच्छे या शहर। ये पेज नंबर 159 से 163 तक है। पेंसिल्स हाथ में पकड़ लीजिएगा, बुक ओपन कर लें। फिर कवायद इंशा से आपकी ये थोड़ी सी रिवीजन है। मुतरादिफ अल्फाज सफ़ा नंबर 20 के ऊपर हैं और ज़रबुल इमसाल सफ़ा नंबर 43 से 44 पर हैं। आपको ये मैं पहले भी वेकेशन से पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं और ये अब आपकी रिवीजन में आता है। बुक ओपन कर लें। सूरजमुखी पेज नंबर 159। पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ नोट डाउन कर लें। लेसन है गांव अच्छे या शहर। ये एक ड्रामा है। ड्रामा इस तरह लिखा जाता है कि उसमें किरदार होते हैं। किरदार ऐसे होते हैं कि उसके अंदर जो है वो कुछ लोग होते हैं जो ड्रामे का हिस्सा होता है, जो ड्रामे में एक्ट कर रहे होते हैं, उनको किरदार कहते हैं। इसमें सबसे पहले किरदार लिखेंगे राशिद, सुहेल का भाई। सुहेल राशिद का दोस्त है। फुरकान है राशिद का बेटा। आसिम है सुहेल का बेटा और फातिमा राशिद की बीवी है। पहला मंज़र, क्योंकि आपको जैसे आप ड्रामा देखते होंगे टीवी के ऊपर, तो कुछ मंज़र होते हैं, मंज़र को सीन कहते हैं। जैसे ये सीन आ गया है, तो इसमें क्या मंज़र दिखा रहे हैं, वो गांव का एक घर है, नीची दीवारें हैं, यानी छोटी छोटी दीवारें हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हैं। अहाता बाहर, गांव बाहर क्या है, यानी घर के बाहर जो है इर्द गिर्द, अहाता इर्द गिर्द को कहते हैं। बाहर क्या चीज़ें हैं, गाय है, भैंसें हैं और बकरियां बंधी हुई हैं। चारपाई पे एक आदमी चुंगेर में रोटी, चुंगेर होती है जिसमें रोटी रखी जाती है, ये पत्तों की और घास फूस की, तिनकों की बनी हुई एक प्लेट टाइप होती है जिसमें रोटी रखी जाती है, और स्टील की प्लेट में खाना खा रहा है। बड़े बड़े लस्सी के गिलास भी खाने के साथ ही रखे हैं। सामने ज़मीन पर रखे चूल्हे पर तवा रखे खातून रोटियां पका रही हैं और लड़का बाप को रोटी ला ला कर दे रहा है। राशिद, फातिमा, आज मेरा दोस्त सुहेल आ रहा है, खाना ज़रा ज़्यादा बना लेना। फुरकान खुश होते हुए, फुरकान राशिद का बेटा है और वो खुश होते हुए, अम्मा जान क्या आसिम भी आ रहा है? आसिम यानी सुहेल का बेटा भी उसके साथ आ रहा है। राशिद, पता नहीं बेटा, शायद वो साथ आ जाए। फातिमा, अच्छा आप खेत से मुझे ज़रा ताज़ा सब्ज़ी भिजवा दीजिए और मुर्गी, ये लफ्ज़ तो नहीं है, को है, मुर्गी को भी काट कर देते जाइए, यानी ज़िबा कर दें। राशिद, अच्छा जाओ फुरकान, ज़रा दड़बे से भूरी मुर्गी ला कर दो। दड़बा जो होता है वो जहाँ पे मुर्गा और मुर्गी ये रखे जाते हैं, उनके घर को दड़बा कहते हैं। राशिद और फुरकान मिलकर मुर्गी ज़िबा करके फातिमा को देते हैं। राशिद, अच्छा मैं चलता हूँ, दोपहर के खाने पर आऊँगा सुहेल के साथ ही। दूसरा मंज़र, अब दूसरा मंज़र दिखा रहे हैं। पहले मंज़र में दो खाना खा रहे थे, अब दूसरे मंज़र में सुहेल, उसका बेटा आसिम, राशिद और फुरकान घर में दाखिल हो रहे हैं और सहन में लगे बेरी के दरख्त से गिर गए बेर देखकर आसिम खुश होकर उठा रहा है। बेरी दरख्त का नाम है और उसके ऊपर छोटे छोटे से बेर लगे होते हैं। सुहेल, अस्सलामुअलैकुम भाभी। आसिम, अस्सलामुअलैकुम आंटी। फ़ातिमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? कैसे हो आसिम बेटा? फातिमा खाना तैयार करते हुए जवाब देती है। वो चारों अंदर बैठक ड्राइंग रूम को कहते हैं। गांव में जो मेहमान खाना होता है उसको बैठक कहते हैं। बैठक मेहमान खाना इसका मीनिंग है। में चले जाते हैं जहाँ 4 कुर्सियाँ और एक मेज़ रखी है। जो ब्रैकेट में लिखी हुई स्टेटमेंट है या तहरीर है, वो मंज़र कशी कर रही है और जो आपको बातें हैं वो मकालमे की सूरत में बयान हो रही हैं। राशिद, सुहेल, बहुत दिनों बाद आना हुआ, तुम्हारा बहुत याद करता हूँ मैं तुम्हें। सुहेल, हाँ मसरूफ़ियत ही बहुत रहती है, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ। याद तो तुम भी बहुत आते हो। दोनों दोस्त कहका लगाते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी, यानी अगर ज़िंदगी बाकी है तो हमसे मुलाकात हो ही जाएगी। सच है, जब भी मिलो लगता है बिछड़े ही ना थे, यानी अलग ही नहीं हुए थे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 160 के ऊपर राशिद, आसिम और फुरकान तुम जाओ बाहर खेलो, बल्कि आसिम, पहले तुम मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ। आसिम, नहीं अंकल, मैं तो ताज़ा दम ही हूँ, सफ़र आराम से गुजरा। राशिद, अच्छा फुरकान, खाने का बंदोबस्त कर लो।
तीसरा मंज़र है, सब खाना खा रहे हैं। मेज़ पर क्या क्या पड़ा हुआ है बता रहे हैं। मुर्गी का सालन है, ताज़ा आटे की रोटियां हैं, ताज़ा और कच्ची और पक्की सब्ज़ी भी रखी है, यानी सलाद बना हुआ है। सुहेल खाना खाते हुए मज़ा आ गया। ताज़ा गंदम के आटे की रोटी, असली घी का सालन, ताज़ा सब्ज़ी, वाह। आसम जी अब्बू, मुझे भी सालन बहुत मज़े का लग रहा है। राशिद बेटे, जब गंदम की कटाई होती है तो हम साल भर का गंदम अपने लिए रख कर बाकी बेच देते हैं, यानी फ़रोख्त कर देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पीस कर ताज़ा आटा बनाते रहते हैं। घर ही की मुर्गियां हैं जिन्हें ज़िबा करके खाते हैं। नेक्स्ट पेज 161। सुहेल, राशिद, तुम्हें तो पता है अब शहरों में ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में आगाही बढ़ती जा रही है। आगाही, शऊर, जो मसनूई तरीके से तैयार की जाती हैं, यानी जो बनावटी तरीके से तैयार की जाती हैं। लोगों को पता चल गया है कि कौन सी खुराक जो है वो असल है और कौन सी जो है बनावटी तरीके से तैयार की गई है। मतलब मुर्गियों की वो इस तरह की खुराक दी जाती है जिससे वो जल्द बड़ी और मोटी हो जाती हैं। इस तरह बेचने वालों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन सेहत पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा आलूदगी वाले पानी में उगाई गई सब्ज़ियाँ ज़हर का काम कर रही हैं, यानी पानी जो है वो फैक्ट्रियों के गंदगी से या वैसे आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसमें जो सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब वहाँ भी लोग ताज़ा और फितरी तरीके से तैयार की गई ग़िज़ाओं का अहतमाम कर रहे हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ ऑर्गेनिक कहलाती हैं और आम मिलने वाली ग़िज़ाओं से कीमत में बहुत ज़्यादा हैं। राशिद, हाँ, यहाँ गांव में भी यही सब कुछ होने लगा है। कुछ लोग ज़्यादा दूध के लिए गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाने लगे हैं। इस तरह भी दूध की ग़िज़ाइयत मुतासिर होती है, यानी उसमें दूध की जो ताकत है उस पर असर पड़ता है। चौथा मंज़र दिखाने लगे हैं। खाने के बाद राशिद और सुहेल बैठक ही में चारपाइयाँ डालकर आराम करते हुए बातें करने लगते हैं। दोनों लड़के दूसरे कमरे में चले गए हैं जहाँ फुरकान का बस्ता और बल्ला रखा है। टीवी उसी कमरे में है। कमरे में बिछी हुई चारपाइयों पर आराम करते हुए दोनों भी बातें करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। फुरकान शाम को बाहर खेतों में चलेंगे, एक तरफ मैदान में कबड्डी का मैच हो रहा होगा, वो देखेंगे। आसिम, अच्छा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। फुरकान, नहीं, कोई मज़ा नहीं, यहाँ बहुत सुस्त और बोर ज़िंदगी है, यानी तेज़ नहीं है और दिलचस्प नहीं है, बोर, गैर दिलचस्प। मेरा बस चले तो मैं आज ही गांव छोड़कर शहर चला जाऊं। मैं हर वक्त अब्बू से यही कहता हूँ कि आप ज़मीनें बेचें और शहर चलें। तुम्हारे अब्बू ने भी तो यही किया था ना। आसिम, हाँ, फुरकान, यही किया था, मगर अब वो अफसोस करते हैं। फुरकान, अच्छा, क्यों अफसोस करते हैं? शहरों में शॉपिंग मॉल, यानी ख़रीदो फ़रोख्त के मरकज़, शॉपिंग मॉल, ख़रीदो फ़रोख्त के मरकज़, साफ़ सुथरी सड़कें, हर चीज़ की सहूलत। मैं जब भी शहर जाता हूँ तो मेरा वहाँ से आने को दिल ही नहीं चाहता। आसिम, हाँ, ये सब तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का सुकून, दूर तक फैले खेत, लोगों से मिलना जुलना और सबका एक दूसरे से वाकिफ़ होना, जानना, अब्बू को बहुत याद आता है। शहर में बहुत कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ की तेज़ ज़िंदगी और बेइंतहा मसरूफ़ियत घरों में लोगों को एक दूसरे से बात करने नहीं देती, दूसरे से मिलना तो दूर की बात। आसिम, तो तुम वहाँ रहते हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं तो बस मैट्रिक कर लूँ फिर शहर ही चला जाऊँगा। आसिम, अच्छा, वो हामिद और अहमद अली कैसे हैं? फुरकान, ठीक हैं, शाम को वो भी मिलेंगे, वहाँ मैच देखने आएंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 162। सुहेल, हाँ भाई, तुम लोग कहाँ गायब थे? फुरकान, में आसिम को मैच दिखाने ले गया था। आसिम, अबू, बहुत मज़ा आया, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, कोई खेल सामने देखने का मज़ा ही अलग होता है। सुहेल, चलो अब तो हम यहाँ आते रहेंगे। आसिम, क्या मतलब अबू? बात यह कि मैं अपने अब्बा के छोटे से खस्ता हाल पुराने घर को ठीक करवा रहा हूँ। राशिद से बात कर ली है और ये काम कर देगा। हम यहाँ अक्सर आते रहेंगे। आसिम, खुश होते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुहेल, मैं जब भी कारोबार के लिए मगरबी ममालिक जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि लोग पूरा हफ्ता शहरों में काम करने के बाद अपनी छुट्टियाँ किसी दही इलाके में गुजारते हैं, देहात के इलाके में। यहाँ यूँ फितरत से करीब होना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पूरी दुनिया ज़राअत को बहुत अहमियत देती है, क्योंकि ग़ज़ा का हसूल हासिल करना इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है। फैक्ट्रियों और सनतों में बनने वाली किसी भी चीज़ के बगैर इंसानों का
گزارا ممکن نہیں، لیکن غذا کے بغیر نہیں۔ بغیر انسانوں کا گزارا ممکن ہے لیکن غذا کے بغیر نہیں، یعنی کھائے پیے بغیر جو ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ راشد، ہاں زراعت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو غذا مہیا کرتی ہے۔ نہ صرف غذا بلکہ اس سے متعلق بہت سی دیگر چیزیں بھی پنپتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہاتھ سے کیے گئے کام جو آرٹ میں شمار ہوتے ہیں، دستکاری اور بہت سے دیگر ہنر کام۔ ہمارے ملک زرعی ملک ہے اور اسی لیے ہمیں زراعت کو مزید ترقی دینے کے لیے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سہیل، ہاں زراعت کے علاوہ بھی اس سے متعلق وابستہ دوسرے شعبے، مثلاً دودھ اور اس سے بنی بہت سی اشیاء۔ جن دنوں ڈنمارک میں تھا، میں نے وہاں لوگوں کو 2 یا 3 چیزیں مثلاً آلو، مکھن، تھوڑا گوشت کا شوربہ کھانے میں استعمال کرتے دیکھا، لیکن پیداوار کے لحاظ سے وہ پوری دنیا کی دودھ، پنیر، مکھن اور بہت سی اشیاء فراہم کرنے والا ملک ہے۔ اس طرح چین کے لوگ بے انتہا محنتی ہیں اور خود بہت کم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بقول میرے ایک چینی دوست کے، ہم یہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، ورنہ خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ خود تھوڑے وسائل میں گزارا کر کے بہت محنت سے پیداوار میں اضافہ کرنا کہ اپنے ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو برآمد یعنی فروخت کرنا ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ ترقی کا کیا مطلب ہے؟ عاصم نے پوچھا ہے۔ سہیل، ترقی کا مطلب ہے وہاں کے لوگوں کے چہروں پر اتنی محنت کے باوجود بشاشت اور تازگی دیکھتا ہوں۔ بشاشت، تازگی۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گپ شپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں طرف آمد و رفت کے ذرائع، آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ذرائع، مثلاً بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیاں، بڑے بڑے پل، بہت بڑے صنعتی پروجیکٹس، فیکٹریاں، ملیں جن میں دن رات کام ہوتا ہے، ترقی کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ یہ ترقی ان قوموں کی زراعت کو اہمیت دیتے ہوئے اس سے متعلقہ صنعتوں کے فروغ، ترقی سے ممکن ہوئی ہے۔ راشد، ہاں سہیل، اس لیے میں ابھی تک شہر نہ جانے کا فیصلہ نہیں کر پایا، کیونکہ مجھے گاؤں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بچوں کا اصرار ہوتا ہے بار بار کہنا بہت ہے کہ ہم شہر چلے جائیں۔ سہیل، ہم نے بچپن میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا اور یاد کیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، یعنی میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جو ہے غریب ہی رہوں۔ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی کہ اپنا آپ جو اپنا اصل ہے وہ نہ آپ فروخت کریں، بلکہ غریبی میں ہی یہاں ہی رہتے ہوئے آپ جو ہیں وہ اپنا ایک بہتر مقام پیدا کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ جو آپ کی اصل ہے اس کو چھوڑے بغیر جو ہے وہیں پر ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ مصنوعی چیزوں سے، بناوٹی چیزوں سے چند دن کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور حقیقی خوشی فطرت سے قریب رہنے میں ہی ہے، نزدیک رہنے میں۔ فرقان، جی انکل، لیکن مجھے تو شہر بہت اچھے لگتے ہیں۔ سہیل، ہاں بیٹا، ہر جگہ کے اپنے فائدے و نقصانات ہوتے ہیں، تم ضرور شہر آیا کرو، ہم تمہیں سیر کرائیں گے اور اب ہم بھی یہاں زیادہ آیا کریں گے۔ شہروں اور گاؤں کے فرق اب اس لیے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کہ رابطے تعلق کے ذرائع بہت ترقی کر چکے ہیں، اب تم یہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے اور ٹی وی کی بھی۔ راشد، تمہاری باتوں سے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ مشکل لفظ کے معنی جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، مترادف ہیں۔ پیج نمبر 20 کے اوپر توکل، بھروسہ، اعتماد، ظلمت، تاریکی، تیرگی، اندھیرا، اسرت، تنگی، تندرستی، غربت، آسائش، راحت، آرام، حب، محبت، الفت، فراق، کشادہ، وسیع، دانا، عاقل، دانشمند، علامت، نشانات، آثار، داستان، حقائق، قصہ، مسرت، انضباط، خوشی، رغبت، شوق، خواہش، مدح، ستائش اور تعریف۔ اس کے بعد خالی جگہ پور کرنے ہیں۔ پیج نمبر 43-44 کے اوپر ہیں 11 تا 20۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، پاک رہو بے باک رہو، سوتنا کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا، کم خواب میں ٹاٹ کا پیون، تخم تاثیر صحبت کا اثر، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چور کی داڑھی میں تنکا، حساب جو بخشش سو خدمت سے عظمت ہے۔ اب اس میں یا پہلا حصہ یا آخری والا حصہ بلینک کے طور پہ آئے گا، یعنی یا ڈیش چھینکا ٹوٹا یا بلی کے بھاگوں ڈیش۔ آپ نے دونوں طرح سے یاد کرنا ہے، یعنی اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے یہ آپ کا بورڈ کا بھی آپ کی وہ تیاری پوری ہو جائے۔